एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन की ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम फिट बैठती है। आज हम जापान की परमाणु नीति की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। एक तरफ जापान परमाणु हमले का सामना करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है और उसकी ऐतिहासिक रूप से शांतिवादी नीतियां रही हैं। दूसरी तरफ एक बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल माहौल है और चीन की तरफ से लगाए जा रहे बहुत गंभीर आरोप। हमारे पास जो स्रोत हैं वो जापान की सुरक्षा नीति में हो रहे बदलावों और चीन की एक हालिया रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। आज हमारे पड़ताल का मकसद ये समझना है कि क्या जापान वाकई अपनी दशकों पुरानी परमाणु विरोधी प्रतिबद्धताओं से दूर जा रहा है। ये विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले जापान के ऐतिहासिक रुख को समझना होगा। ये उसकी विदेश नीति की, आप कह सकते हैं, आधारशिला रहा है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। आखिर क्या थी वो नीति जिसने जापान को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी? परमाणु हथियारों को लेकर जापान का पारंपरिक रुख क्या रहा है? देखिए, जापान का रुख बहुत मजबूत और स्पष्ट रहा है। सबसे पहले फरवरी 1970 में जापान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर दस्तखत किए। एनपीटी यानी वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकता है? एकदम सही। लेकिन जापान इससे भी एक कदम आगे गया। उसने अपने लिए 3 गैर परमाणु सिद्धांत बनाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1967 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एसाकू सातो ने इन्हें पहली बार सामने रखा और 1971 में संसद ने इसे बाकायदा एक प्रस्ताव के तौर पर अपना लिया। अच्छा, और क्या थे ये 3 सिद्धांत? ये 3 सिद्धांत थे। पहला, परमाणु हथियार नहीं रखना। दूसरा, परमाणु हथियार नहीं बनाना। और तीसरा, जापानी क्षेत्र में परमाणु हथियारों को लाने की अनुमति नहीं देना। ये देखते हुए कि जापान परमाणु हमलों का शिकार एकमात्र देश है, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। बहुत बड़ा फैसला। ये सिद्धांत दशकों तक जापान की पहचान का हिस्सा रहे हैं। तो ये तो हुई नींव की बात, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा क्या बदला है कि इस नींव में दरारें दिखने लगी हैं? हाँ, और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो है परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया से बढ़ता खतरा, फिर है चीन का तेजी से सैन्यीकरण और दुनिया में सबसे तेज गति से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करना, और फिर यूक्रेन में रूस के युद्ध ने भी जापान जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया है। तो इन खतरों के जवाब में जापान ने अपनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कई रक्षा और सुरक्षा नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ समीक्षा नहीं है, जमीन पर ठोस बदलाव भी दिख रहे हैं। जैसे कि? हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव आया 2014 में, जब संविधान की पुनर्व्याख्या की गई ताकि जापान कुछ स्थितियों में सामूहिक आत्मरक्षा, मतलब कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, के अधिकार का प्रयोग कर सके। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जापान के किसी सहयोगी जैसे अमेरिका पर हमला होता है तो जापान भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये उसकी पुरानी शांतिवादी नीति से एक बहुत बड़ा हटना था। अच्छा। फिर प्रधानमंत्री सनाता काइची का एक बयान है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा ताइवान पर सशस्त्र हमला जापान के लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। ये तो सीधे सीधे सैन्य प्रतिक्रिया की संभावना के दरवाजे खोलता है। सही बात है। इसके अलावा घातक हथियारों के निर्यात पर जो स्वप्रतिबंध थे, उनमें ढील दी गई है। 2022 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास का रास्ता भी साफ कर दिया गया। और रक्षा बजट का क्या? मैंने पढ़ा था कि उसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पिछले साल दिसंबर में जापान ने 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पारित किया और योजना यह है कि अगले साल तक रक्षा खर्च को जीडीपी के 2% से भी ज्यादा कर दिया जाएगा। 2% से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये बदलाव तो बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जापान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है? क्योंकि चीन तो यही मानता है। हाँ, और चीन के आरोप इस मामले का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक पहलू हैं। बीजिंग ने इसी हफ्ते की शुरुआत में जापान की दक्षिणपंथी ताकतों की परमाणु महत्वाकांक्षाएं विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा शीर्षक से 30 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की है। अच्छा। ये रिपोर्ट चाइना आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एसोसिएशन और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से जुड़े एक थिंक टैंक ने मिलकर तैयार की है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल चाल नहीं हो सकती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन रिपोर्ट के जो मुख्य दावे हैं वो बहुत गंभीर हैं। क्या है वो दावे? सबसे बड़ा दावा यह है कि
और मैं कोट कर रहा हूं, जापान ने गुप्त रूप से हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन कर लिया हो सकता है। हथियार ग्रेड प्लूटोनियम? हाँ, रिपोर्ट ये भी कहती है कि जापान के पास कम समय में परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी और आर्थिक क्षमता दोनों है। और अपनी बात को वजन देने के लिए रिपोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 2016 की एक टिप्पणी का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जापान वस्तुतः रातों रात परमाणु क्षमता हासिल कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। रिपोर्ट इस बात पर भी खास जोर देती है कि जापान एनपीटी के तहत एकमात्र गैर परमाणु राज्य है जिसके पास खर्च किए गए परमाणु ईंधन को फिर से संसाधित करने की तकनीक है। ये पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकी मतलब रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्यूल की रिसाइकलिंग है, लेकिन इस प्रक्रिया से हथियार ग्रेड प्लूटोनियम निकाला जा सकता है। अच्छा, तो चीन का आरोप ये है कि जापान इस टेक्नोलॉजी की आड़ में बम बनाने का सामान जमा कर रहा है। सही पकड़ा आपने। रिपोर्ट में 1994 के एक ग्रीन पीस अध्ययन का भी हवाला है। उसमें कहा गया था कि अमेरिकी विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया था कि जापान ने संभवतः जोयो एक्सपेरिमेंटल फास्ट रिएक्टर का उपयोग करके लगभग 40 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन किया था। 40 किलोग्राम? हाँ, और रिपोर्ट का दावा है कि जापान ने अपनी नागरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा प्लूटोनियम का भंडार जमा कर रखा है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या जापान की ओर से भी कोई ऐसे संकेत मिले हैं जो इन चिंताओं को बल देते हों? सीधे तौर पर तो स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जापानी नेताओं के बयानों से एक मंथन का संकेत जरूर मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री साना तकाइची, उन्होंने अपने लेखों में सुझाव दिया है कि अमेरिकी परमाणु छत्र पर जापान की निर्भरता जापानी धरती पर परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के सिद्धांत को अवास्तविक बनाती है। मतलब उनका तर्क है कि अगर सुरक्षा अमेरिकी परमाणु हथियारों से ही होनी है, तो ये कहना कि वो हमारी जमीन पर नहीं आ सकते, ये एक तरह का दिखावा है। बिल्कुल। उन्होंने परमाणु संचालित पनडुब्बियों के विकल्प को भी खारिज नहीं किया है। और सिर्फ वही नहीं, 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सुझाव दिया था कि टोक्यो को अमेरिका के साथ परमाणु हथियार साझा करने चाहिए, मतलब न्यूक्लियर शेयरिंग। न्यूक्लियर शेयरिंग मतलब अमेरिकी परमाणु हथियारों को अपनी धरती पर तैनात करना, ये तो तीसरे सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। सीधा उल्लंघन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था, अंततः अपने देश की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, जापान को भी परमाणु हथियार रखने चाहिए। लेकिन इन बयानों पर जापान के अंदर क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वहां की जनता भी यही सोचती है? नहीं, और ये इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। इन बयानों का जापान के भीतर ही कड़ा विरोध हुआ है। अच्छा। इससे पता चलता है कि यह मुद्दा जापानी समाज और राजनीति में कितना संवेदनशील और विवादास्पद है। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? एक तरफ चीन के ये सनसनीखेज दावे हैं और दूसरी तरफ जापानी नेताओं के अस्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण संकेत। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर यह बनती है कि चीन स्पष्ट रूप से अपने भू राजनीतिक कारणों से जापान से उत्पन्न होने वाले परमाणु खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ये तो स्वाभाविक लगता है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ जापानी राजनेताओं के बयान ये जरूर बताते हैं कि टोक्यो की परमाणु नीति वाकई एक मंथन के दौर से गुजर रही है। तो निष्कर्ष ये है कि जैसे जैसे सुरक्षा जोखिम बढ़ रहे हैं, ये संभव है कि जापान भविष्य में अपने 3 गैर परमाणु सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकता है। तो ये एक संभावना है, निश्चितता नहीं। यूपीएससी के उत्तर के लिए ये संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, संभावना है, निश्चितता नहीं। आज की ये गहन पड़ताल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर छोड़ती है। जापान, जो कभी परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा विरोधी था, आज अपनी सुरक्षा के लिए उन्हीं विकल्पों पर विचार करने की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है, अगर जापान, जो परमाणु हमले का एकमात्र शिकार है, अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होता है, तो ये वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था मतलब ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यह विषय यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आज की चर्चा से संबंधित किसी के कोई प्रश्न है या कोई किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल चाहता है, तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।